नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सोल्व करने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यह पेपर दिसंबर 2022 का है, जिसकी परीक्षाएं जनवरी 2023 तक चली थी। इस वीडियो में हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताकर चलेंगे, जिससे आने वाली परीक्षा में आपके लिए पॉइंट उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तोमर का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो इसका जो शासनकाल था, जो कि मध्यकालीन दिल्ली के शासक हुआ करते थे, तोमर का जो शासनकाल था ये था आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। कब से कब तक? 12वीं शताब्दी से 1165 तक। ए का किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। ए का 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो सभी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप एक या दो चीजों का मिलान कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आप सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगर अनंगपाल की बात करें, ये था आपका 1130 से लेकर 1145 तक। चौहान वंश की अगर बात करें 1165 तक 1192 तक, 1165 से 1192 तक। अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने शासनकाल 1175 से 1192 में किया था। 1191 में इसने क्या किया था? तराइन का प्रथम युद्ध किया था, और 1192 में इसने तराइन का द्वितीय युद्ध किया था। दूसरे युद्ध में ये हार चुका था और पहले युद्ध में इसने जीता था, और इसी के बाद चौहान वंश की जो चल रहा था शासनकाल, वो खत्म हो चुका था। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे? किसकी बस्तियों को प्राचीन तमिलनाडु में उर कहते थे? किसकी बस्तियों को? खेतीहरों या किसानों की बस्तियों को कहते थे उर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका। यहां पर दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बात करेंगे इसकी फर्रुखसियर जो कि मुगल साम्राज्य था, इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था? इसका चला था 1713 से लेकर 1719। तो ए का किसके साथ जाएगा? यहाँ पर 2 के साथ। ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ किसमें दिया गया है? 3 में ही दिया गया है। तो कह सकते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 बिल्कुल राइट होगा, और बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें, जो यहाँ पर दिया गया शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था 1759 से लेकर 1816 तक। बात करें अगर अहमद शाह की, किसकी? अहमद शाह की बात करें तो इसका शासनकाल था 1448 से 1754, और उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद 1754 से लेकर 1759 तक किसने शासनकाल किया? आलमगीर द्वितीय ने किया। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुका है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर। उत्तराधिकारी की सहदायाद प्रथा का अर्थ दोस्तों क्या था? कि अगर किसी का पिता खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सभी पुत्रों का उसकी जायदाद, भूमि, सभी चीजों पर बराबर हक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन कैसा होगा? बराबर होगा। सभी पुत्रों के बीच बांट दिया जाएगा, पुत्रियों को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसे जाना जाता था अभंग के नाम से। किसके नाम से? अभंग के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, मौजूदा महाराष्ट्र के रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने किस कि सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया? बिल्कुल कैसा कथन होगा दोस्तों? बिल्कुल राइट कथन होगा। 13वीं से अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रमुख संत थे, वो भी तो आपको याद रहना होगा। तुकाराम, आप सभी लोग याद रखेंगे कौन तुकाराम प्रसिद्ध संत थे। तुकाराम, एकनाथ, ठीक, ये सभी कैसे ये प्रसिद्ध संत थे। इन सभी संतों ने क्या किया? इन सभी संतों ने ब्राह्मणी पद्धति का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, जन्म पर आधारित अधिकारों का विरोध किया। ठीक, बात करें यहाँ पर कथन नंबर बी की, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। बिल्कुल राइट, दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल कैसे दिए गए? बिल्कुल राइट दिए गए हैं। ए और बी दोनों कैसे होंगे? यहाँ पर ए और बी दोनों सही दिए गए हैं।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां पर आ चुका है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कौन सही सुमेलित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इस बार शायद यह क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन था। बख्शी क्या था, बख्शी एक सैनिक वेतनाधिकारी था, बिल्कुल सही सुमेलित है। यहां पर जो बख्शी था वो क्या था, सैनिक वेतनाधिकारी था। सदर या सद्र कह सकते हैं, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री को कहते थे। ठीक, इक्तादार किसे कहते थे, इक्तादार कहते थे सैनिक कमांडर को, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। कोतवाल कहते थे नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था उसको कहते थे कोतवाल। यानी कि यहाँ पर सभी कथन जो दिए गए सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है गड़बड़ी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन में है गड़बड़ी। यहाँ पर जो आयोग ने इसका आंसर ही नहीं दिया, बल्कि हम आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही कथन है, जबकि विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो राइट यहाँ पर सभी दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं दिया गया है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। कौन सा शब्द है, बेवड़। ठीक, बेवड़ शब्द घुमत्तू खेती के लिए प्रयुक्त होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 39। कौन सा, 39। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए कहता है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। यहाँ पर क्या कहता है कि कथन एक, 19वीं शताब्दी की अगर बात करें दोस्तों, तो जो रीति रिवाज थी, क्या थी, रीति रिवाज थी और मूल्य मान्यताएं थी, उन पर बहस और चर्चा में बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। बी कहता कि इसकी अहम वजह थी, इसकी वजह भी जान लीजिए, संचार के नए तरीके आ चुके थे, जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपना का विकास हो रहा था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों ए एवं बी सही है और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। हम जो यहां पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो काफी तीव्र गति से प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। कथनों ए और आर को पढ़ें और सही उत्तर चयन करें। कथन ए कहता कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बचपन की रोजमर्रा जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल उन्होंने जातिगत पक्षपात झेला था। कारण क्या था, कारण कहता है कि रीजन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। दोस्तों कंफ्यूज हो चुके हैं आप, हम जानते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जो पिता थे कहाँ पढ़ाते थे, सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बिल्कुल राइट कथन, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाते थे, इसका संबंध उनके बच्चे यानी कि उनके लड़के कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, उनके बचपन की रोजमर्रा जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेलना इसका कारण नहीं था। कथन दोनों सही है लेकिन उसका कारण नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ए आर दोनों सही है, आर सही है, मतलब कि आर सही व्याख्या नहीं करता है आर की। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 41। कौन सा, 41। निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण क्या था कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। क्या उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को कराने के लिए मद्रास में प्रेसिडेंसी स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा, तो कौन सा कथन यहाँ पर कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार, वीर सावरकर, मौलाना आजाद। ठीक, तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया था उसका विरोध किया था मौलाना आजाद ने, और खान अब्दुल गफ्फार ने भी इसका विरोध किया था। किसने, खान अब्दुल गफ्फार ने भी दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। लेकिन सर्वाधिक अगर जिसने विरोध किया था जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का, उस व्यक्ति का नाम था मौलाना आजाद। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। बिल्कुल राइट कथन है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिफिक आंदोलन था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये गलत कैसे हो गया? यहाँ पर किसकी बात करी गई है? अप्रतिरोधी। अप्रतिरोधी नहीं था बल्कि प्रतिरोधी था। कैसा था? प्रतिरोधी आंदोलन था। यहाँ पर आ लगा दिया गया, इसी कारण यहाँ पर कथन सेकेंड गलत हो चुका है। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। बिल्कुल लिया था। अब यहाँ पर सही नहीं बताना है, यानी कि सही नहीं, गलत कथन कौन सा था? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा था? सेकेंड वाला, केवल सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि, क्या कहता है? कथन ए बी को कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में दिए गए और सही विकल्प यहां पर चुनना है। किसके संदर्भ में? सहायक संधि के संदर्भ में। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ अगर सहायक संधि की बात करें तो इससे संबंधित होगा। किससे? भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। बल्कि एक यहां पर गलत हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ए बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। किस ऑप्शन में बी सही है? ऑप्शन नंबर 4 में ए गलत, लेकिन बी सही। अगर आपसे पूछ ले सहायक संधि को लागू किसने किया था? बेले जली ने लागू किया था। याद रखेंगे सभी लोग, बेले जली ने इसको लागू किया था। अब कब लागू किया था ये भी तो आप सभी लोग याद रखेंगे। 1798 में लॉर्ड बेले जली ने सहायक संधि को लागू किया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके ग्रह दिए गए हैं और दूसरी तरफ अपने अक्ष पर घूर्णन का समय। यूरेनस के घूर्णन का समय होता है 17 घंटे 14 मिनट, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। नेपच्यून का समय भी होता है 16 घंटे 7 मिनट, यहाँ पर भी करेक्ट दिया गया है। शनि का 25 घंटे नहीं होता है। शनि का कितने घंटे होता है? इसका होता है 10 घंटे 47 मिनट। कितना? 10 घंटे 47 मिनट इसका टाइम होता है शनि का। अगर बात करें मंगल की, मंगल का भी यहाँ पर गलत होगा। इसका जो घूर्णन का समय होता है पृथ्वी के 37 मिनट ज्यादा होता है। पृथ्वी का होता है 24 घंटा और मंगल का होता है 24 घंटा 37 मिनट। ठीक, कितना होता है? 24 घंटा 37 मिनट होता है मंगल का। तो यहाँ पर दो कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं और सही कौन कौन से? यूरेनस और नेपच्यून यहाँ पर सही दिए गए। केवल दो यहाँ पर राइट आंसर होगा। केवल दो ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। बिल्कुल गलत होगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। यस, बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से नहीं गुजरती है, जबकि जलीय भाग से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। कितने का अनुसरण करती है? 180 डिग्री का अनुसरण करती है। तो कथन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये आपकी दिख रही होगी आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये वाली लाइन। तो ये आपकी कैसी गुजरती है? ये सिर्फ और सिर्फ जलीय भाग से होकर ये गुजरती है। किसी भी स्थल भाग को यह रेखा नहीं छूती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़िए और सही उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। कारण कहता है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। कैसा है? 1/4 है। बिल्कुल है। यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? बिल्कुल सही कथन दिए गए। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि अक्षांश जान सकते हैं। इसका कारण यहाँ पर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गलत इसका कारण यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 ए आर। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 पूर्व की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गमाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हर बार क्वेश्चन 1 या 2 इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर बात की गई है 130 डिग्री और 45 मिनट पूर्व की। आपको मालूम होगा कि 1 डिग्री में दोस्तों कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होंगे। तो 130 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 130 डिग्री में मिनट पता करने के लिए इसमें करना होगा 4 का गुणा। 130 में जब 4 का गुणा करेंगे
तो कितना आएगा 520 आ जाएगा, 520 मिनट। और इसमें मिनट पहले से दिए गए थे कितने 45, और इसमें करेंगे 45 को और ऐड कर देंगे तो टोटल मिनट यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल मिनट कितने आ जाएंगे 565 यहाँ पर मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट टोटल कितने मिनट हो चुके हैं 565 मिनट। 565 मिनट निकालने के बाद आपको करना होगा इसको घंटे में कन्वर्ट, यानी कि हावर में कन्वर्ट करेंगे। 565 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें करेंगे 60 का भाग। तो करते हैं, इसका भाग कितने बार जाएगा 9 बार चला जाएगा। कितनी बार 9 बार जाएगा। इसमें 9 छंगा 54 होते हैं, 540 यहाँ पर आ जाएंगे, घटाने पर 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट यानी कि दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर बढ़ेगा 0। इसको जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर 240 घट जाएंगे, बचेंगे 10। अब इतना ही इसको करेंगे। कितना आ चुका है यहाँ पर घंटे, लगभग 9.5 घंटे। 9 घंटे मतलब कि 9.4 घंटे को हम यहाँ पर मान सकते हैं 9.5 घंटे। कितने 9.5 घंटे। आपको मालूम होगा कि जो भारत का समय है, भारत का समय यामोत्तर जो आपके ग्रीनविच का समय से कितना घंटा आगे है 5.5 घंटा दोस्तों आगे है। और इसी को भी मान सकते हैं हम 5.5 घंटा। यहाँ पर आ चुका है 9.5, कितना था 9.5 घंटा आपका टाइम था, ठीक। और आपका भारत का टाइम कितना होता है 5.5 घंटा आगे होता है। अब आप क्या करेंगे, कितना टाइम गंवाएंगे, तो कितना 9 में से जब 5 घंटा चला जाएगा कितना घंटा बचेगा 4 घंटा बचेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज कौन कौन से होते हैं। मैग्नीशियम होता है और सिलिका होता है। महासागरीय पर्पटी की अगर बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरीय पर्पटी के जो मुख्य खनिज होते हैं उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और सिलिका पाई जाती है। तो राइट आंसर ए और सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, किसके महाद्वीपीय, यहां पर लिख देता हूं। महाद्वीपीय की अगर बात करें, महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज की बात करें, तब आप बताएंगे क्या क्या पाया जाता है उसमें, सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिनियम ये दोनों महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज होते हैं, जिसे कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सियाल। अगर आपसे पूछ ले महासागरीय पर्पटी, तब आप बताएंगे मैग्नीशियम और सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बांच एस पीज के पेड़, फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनाल पक्षी किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है, फीजेड कहाँ पाया जाता है, बीज के पेड़ कहाँ मिलते हैं, एस कहाँ मिलता है, बांच कहाँ मिलता है, तो उसी क्षेत्र को यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं वहां पर ये सभी चीजें पाई जाती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ऐसा कौन सा वनस्पति क्षेत्र है जहां पर वनस्पति कैसे मिलती है, बिल्कुल सीमित मात्रा में मिलती है प्राकृतिक वनस्पति। तो उस क्षेत्र का नाम क्या होगा दोस्तों, उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, उस क्षेत्र का नाम होगा टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र में सीमित वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 52। कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है कि महासागर का जो जल होता है वो लवणीय या खारा होता है। ये तो सभी जानते हैं कि जो महासागर या समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। कारण कहता है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, इसी के कारण इसका जल कैसा होता है, खारा होता है। दोनों कथन यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल सही दिए गए और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। जो पवन के निक्षेपण होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर। पवन के निक्षेपण को कहते हैं लोयस। क्या कहते हैं दोस्तों, पवन के निक्षेपण को कहते हैं लोयस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि। हिमोड किसे कहते हैं, हिम के निक्षेपण को कहते हैं हिम के निक्षेपण को क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। छत्रक सेल दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, ये छत्रक सेल पाए जाते हैं दोस्तों रेगिस्तान में। कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये इनको बालू का डिब्बा भी कहते हैं। रेगिस्तान में जो छत्रक सेल पाए जाते हैं इनका निर्माण पवन के द्वारा होता है, ठीक, पवन के द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक। बात करेंगे अगर स्टेक की, किसकी दोस्तों, स्टेक को भी हम बताएंगे यहाँ पर, टेंशन मत लीजिएगा। स्टेक कहते हैं उस आकृति को जो समुद्री जो जल होता है, यानी कि जो समुद्र की जो गुफाएं बनती हैं उसमें जो गुफाएं जो खत्म होने लगती हैं उसके बाद बनती है आपकी स्टेक। स्टेक होती है एक दीवार की संरचना। इंपॉर्टेंट
फैक्ट यहाँ पर समझिएगा। दीवार जैसी संरचना समुद्र में जब बन जाती है उसी को कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। राइट आंसर हमने आपको बताया है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोयस। लोयस कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोयस जो विशाल पाए जाते हैं ये चीन में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने पूरा का पूरा निचोड़ आपको बता दिया है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता कि जिस स्थान पर कोई नदी या अन्य जलराशि मिलती है उसे कहते हैं नदी मुहाना। क्या कहते हैं? नदी मुहाना। अगर आपसे पूछ ले कि चाप झील, चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। नदी घाटी में क्या पाई जाती है? चाप झील पाई जाती है। अगर नदी किसी मैदानी क्षेत्र में बहती है, कैसी बहती है? मोड़ों में बहती है। मोड़ बन जाते हैं जब नदी बहती है तो उसको कहते हैं विसर्पकार। कैसा आकार? विसर्पकार उसे कहते हैं। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ चुका है अगला क्वेश्चन। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए। वनों के प्रकार की पहचान करनी है। वे वन संघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। ऐसे कौन से वन है जहाँ पर सालों भर क्या होती है? वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी, इस प्रकार के वन वहां पर महत्वपूर्ण हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। उस वन को क्या कहते हैं? ये किस वन की विशेषता है? तो किस वन की ये विशेषताएं हो जाएंगी? ये संघन वन होते हैं और वहां पर बारिश भी प्रतिवर्ष यानी कि हर साल वर्ष भर होती रहती है। उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं दोस्तों। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक कितने क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 56। सतत विकास का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ताकि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उस संसाधन का उपयोग कर सकें। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? निकेल। किसके? निकेल। निकेल के उत्पादक हैं या टिन के उत्पादक हैं या सीसा के उत्पादक हैं? राइट आंसर की अगर बात करें, चीन और मलेशिया जो इंडोनेशिया देश है वो किस खनिज के ज्यादातर उत्पादक देश हैं? किस मतलब कि किस चीज को वो ज्यादा उत्पादित करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा टिन। किसको? टिन को उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीढ़ी नुमा खेती के जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके। इसका कोई मतलब नहीं है कि सीढ़ी नुमा खेतों से फसल के कीटों से बचाया जा सके। पानी के टुकड़ों को भीतर रुका सके, खाद ना बह जाए, ये भी मतलब नहीं। फसलों के बीच अंतर रखा जा सके, ये भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, इसीलिए क्या करते हैं? जमीन के छोटे टुकड़ों को किनारों पर उठा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं। बिल्कुल सही कथन है। पक्की दुकानें जो होती हैं वो शहरों में ज्यादातर होती हैं। वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो नियमित होते हैं, प्रतिदिन दुकानें खोलते हैं। जिनके पास शहर पंचायत या नगर निगम का लाइसेंस भी होता है उसे ही तो कहते हैं पक्की दुकानें, जिनके पास लाइसेंस होता है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो, इस मतलब कि वर्ष से कोई लेना देना नहीं है उसका। चाहे जितने वर्ष की खुली हो, चाहे आज ही खुली हो, चाहे कल खुली हो, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और नियमित कर्मचारी होना चाहिए। उसी को कहते हैं पक्की दुकान, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। कैसे शहरों में होती है? जो मुख्यतः बड़े शहरों में ही देखने को मिलती है पक्की दुकानें। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से होंगे? ए होगा, बी होगा और डी होगा। सी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। जिन जिन ऑप्शन में सी है तो उसको काटेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप गलत कथन की पहचान कर लेते हैं तो आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे गलत कथन यहाँ पर सी है, ठीक, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो बचा कौन सा? केवल ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपका 60। नगर निगम के चुने हुए सदस्य को कहते हैं पार्षद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। जो नगर निगम में क्या चुने जाते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्षद। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे दिए गए थे? हलवा क्वेश्चन दिए थे और बाकी क्वेश्चन कठिन दिए गए थे। ठीक, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो करता है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है राज्य में। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार करके सही विकल्प चुनना है। कथन ए कहता है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल, जो किसान लोग होते हैं वो उनका जो मुख्य विपदा का कारण है वो है कर्ज। ठीक, कर्ज है कारण। कहता है कि छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं और कई बार उनको चुका नहीं पाते हैं, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या को भी प्रस्तुत करते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर भारत में किस तरह के श्रम कानून को प्रतिबंधित किया गया? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। राइट आंसर की बात करने से पहले आपको बताऊंगा इसका फुल डिटेल्स। ठीक, भारत में जो श्रम कानून प्रतिबंधित किया गया उसे किया गया बेगार को। बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है किसी की मजदूरी कर लेना, उसके बदले में उसको कुछ नहीं देना। मतलब कि किसी व्यक्ति से मजदूरी करवा लो और उसके बदले में उसको कुछ मत दो, उसको भगा दो, इसी को कहते हैं बेगार। ठीक, क्या कहते हैं? बेगार, जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। अनियमित, अनियमित का मतलब होता है सप्ताह में काम करो चाहे महीनों में करो, लेकिन करो तो ये तो मतलब प्रतिबंधित नहीं है। राइट होगा यहाँ पर। दिहाड़ी भी मजदूरी के अंतर्गत आती है, ये भी सरकार द्वारा नहीं प्रतिबंधित है। असंगठित, संगठित और असंगठित दो क्षेत्र होते हैं रोजगार के। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो बेगार कानून द्वारा क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। केवल ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। समुदायों की बड़ी संख्या के कारण ही भारत में सरकार एक से अधिक स्तर की है। अगर आपसे पूछ ले भारत में सरकार कितने स्तर की है? 3 स्तर की सरकार है। पहले स्तर की बात करें तो केंद्र सरकार की है, दूसरे स्तर की बात करें तो प्रांतीय सरकार की है, तीसरे स्तर की बात करें तो स्थानीय सरकार की है। तो ये 3 स्तर की भारत में वर्तमान समय में सरकारें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां सौम्य अर्थात कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? कौन सा कथन यहाँ पर रूढ़िवादिता को पोषित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, कैसा कथन है? ये रूढ़िवादिता कथन है। लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी लोगों के द्वारा अक्सर कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भी कथन कैसा होगा? रूढ़िवादिता को पोषित करता है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं, ये है रूढ़िवादिता को पोषित करता है। लेकिन बी यहाँ पर रूढ़िवादिता को पोषित नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन कौन से होंगे? ए हो जाएगा और सी होगा और डी होगा। ए, सी, डी सिर्फ और ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसद बनाते हैं? भारत की संसद कौन बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर की बात करें, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों ही मिलकर बनाते हैं संसद। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए और बी और डी। ए, बी, डी किस ऑप्शन में? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए क्या? चाहिए प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों के अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, किसी में धार्मिक संघर्ष या विवाद को हस्तक्षेप नहीं करना। राइट आंसर की बात करें, जो धर्मनिरपेक्ष बताया गया है आपके भारतीय संविधान में, उसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों को महत्व देना चाहिए, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए, यही कहता है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 68। कौन सा? 68। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कथन मतलब इस वाक्य की बेहतर व्याख्या कौन करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट है। बिल्कुल राइट कथन है। भारत के न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो ये कथन यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों? यहाँ पर कथन कैसा हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल ये कथन कैसा होगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात की गई थी? बेहतर व्याख्या जो करेगा किसकी? भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो बेहतर व्याख्या करने वाला उदाहरण सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यानी कि कथन 1 ही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है कि उसका बाकी समाज से अलगाव, अलग करना, पृथक करना, इसका नतीजा होता है। किसका नतीजा? घेटोआइजेशन का। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है?
फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। यहाँ पर बात किसकी की गई है? सामान बेचने वाले जो फुटपाथ पर जो लोग होते हैं उनकी क्या होती है? जीविका जो पार्जन के अधिकार हैं के रूप में देखने के एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? कौन सा कदम यहाँ पर सही होगा, ये वाला आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कारण कहता है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को भी प्रोत्साहित करते हैं। दोनों ही कथन और कारण एक दूसरे के बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 72। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या बनाता है? जानकर और तार्किक भी बनाता है, पेशेवर भी बनाता है, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाता है या नहीं बनाता है? सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं बनाता है। ठीक, जो मुख्य उद्देश्य की बात की गई, उद्देश्य तो यहाँ पर सभी हैं लेकिन आधारभूत जो उद्देश्य होता है वो होता है जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना और सामाजिक रूप से अति सक्रिय बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पर सी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर सी कट जाएगा और यहाँ पर भी सी कटेगा और यहाँ पर भी क्या होगा? सी कटेगा। बचेगा कौन सा? आपका ए, बी और डी राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को समझाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न। राइट आंसर होगा भूमिका निभाना, रोल प्ले करना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगर आप मुगल प्रशासन की व्यवस्था को बच्चों को समझाना चाहते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा भूमिका निभाना। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है, प्रधानाचार्य क्या है? प्रधानमंत्री है, एवं वरिष्ठ शिक्षक क्या है? मंत्री परिषद है। यहाँ विद्यालय कर्मचारियों को कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? बताना है कर्मचारी क्या होंगे, जबकि प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री और शिक्षक मंत्री परिषद हैं। तो जो कर्मचारी विद्यालय के होंगे वो क्या होंगे? विधायिका होंगे, विपक्ष होंगे, न्यायपालिका होंगे या कार्यपालिका होंगे। तो कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर कैसा होगा? राइट कथन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका होंगे यहाँ पर सादृश्य, मतलब कि सबसे उपयुक्त सादृश्य कौन सा होगा? कार्यपालिका होगा। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर 75 नंबर का। एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु यानी कि मवेशी चारागाह की भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। निम्नलिखित में से किस संभावित रूप से चर्चा कर रही है? नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका या आरक्षण की बात कर रही है? तो किसकी बात कर रही है? शिक्षिका बात कर रही है वहां पर आरंभिक जो पशु मवेशी चरागाह की भूमि से संबंधित मामले पर। ठीक, किससे संबंधित? चरागाह की भूमि के संबंधित मामले। मवेशी यानी कि पशु आपके कहाँ ज्यादातर पाले जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पाले जाते हैं, शहरों क्षेत्रों में नहीं पाले जाते हैं, नगर प्रशासन में नहीं होंगे। कहाँ पर होंगे? पंचायती राज्यों में होंगे। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है इंपॉर्टेंट 76 नंबर का क्वेश्चन है। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक को क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए। क्या शांत कराना चाहिए? यानी कि तो नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है दोस्तों, शांत नहीं कराना चाहिए। परिचर्या को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोल रहे उन्हें डांटना चाहिए? गलत होगा, डांटना नहीं चाहिए। शिक्षक आरंभ में ऐसे विषय को काट देना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए? मनोरंजन नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों को ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। बिल्कुल कैसा कथन होगा? सही कथन हो जाएगा। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन के संबंध स्थापित करने में मदद करे? बिल्कुल राइट होगा। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित, गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार का नतीजा आधारित वातावरण सुनिश्चित नहीं करना चाहिए।
शिक्षार्थियों के लिए। तो यहाँ पर कथन दो ही सही दिए गए हैं, बी और सी। कौन कौन से ऑप्शन में बी और सी? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर दिए गए, तो राइट कथन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है इंपॉर्टेंट। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किस पर अधिक केंद्रित करना चाहिए? चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता है, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। लैंगिक के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। ये दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह जैसा नहीं है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? किसके संबंध में? कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? तो राइट आंसर की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी ही ऐसा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। ये दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं है, सभी जगह समाजीकरण भिन्न भिन्न है और उसे केस स्टडीज का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर यहीं पर हो जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं? यहाँ पर किसकी बात की गई? लैंगिक बराबरी की बात की गई। राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। लैंगिक बराबरी की यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर कथन कैसा होगा? कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो बात करें अगर राइट आंसर की, किसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? राष्ट्रीय गान तो सभी लोग गाते हैं, लैंगिक बराबरी को बेहतर समझने के लिए उदाहरण प्रयुक्त नहीं होगा। सुल्ताना की स्वप्न कहानी हो सकती है, यानी कि ये लैंगिक बराबरी की समझ को विकसित करेगा। मताधिकार ये भी ठीक, जिसमें महिलाओं और पुरुषों का दोनों का मत होता है, दोनों ही मत डालते हैं, तो इसे कह सकते हैं मताधिकार आंदोलन। ये लैंगिक बराबरी समझ को विकसित करेगा। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार भी लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करेगा। तो राइट आंसर ए को छोड़कर सभी हो जाएंगे ठीक। जिन जिन में ए है वो तो यहाँ पर कैसा होगा? कट जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बी सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बचपन का अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। बात यहाँ पर की गई है भेदभाव के विषय पर अगर एक शिक्षिका चर्चा करेगी तो कौन सी चर्चा उपयुक्त होगी? भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया में तो कोई भेदभाव संबंधित चर्चा नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बचपन के अनुभव भी भेदभाव के विषय पर चर्चा कर सकते हैं, और ओम प्रकाश की जो पुस्तक है जूठन उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, तो ए भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि भेदभाव के संप्रत का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त कराना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती हैं? किस योजना में? पाठ योजना में स्थान पा सकती हैं। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, भेदभाव क्या है पर एक आख्यान देना, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि कथन 1 भी होगा, और यहाँ पर कौन सा होगा? 1 के बाद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बल्कि भेदभाव पर एक आख्यान देना, हमेशा याद रखेंगे आप सभी लोग, आख्यान देना, रटना, सिखाना, व्याख्या करना, ये सभी पॉइंट हमेशा ही गलत रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कथन ए और सी सही हो जाएंगे। ए और सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है, देखते हैं 82। कितना है क्वेश्चन नंबर? 82 को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे मुद्दों पर? आर्थिक मुद्दों पर। कारण कहता है कि गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की नई कई तरीकों से व्याख्या की करने की जरूरत पड़ सकती है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो ए आर दोनों सही हैं, और आर की सही व्याख्या भी करता है, ए की आर सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि
माध्यमिक यानी कि मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। आर कहता है कि सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या के भार का मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। कैसा है? बोधगम्य नहीं है। जबकि बोधगम्य है तो यहाँ पर कथन कैसा होगा? गलत हो जाएगा कथन आर। यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा कथन आर। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ए सही परंतु आर गलत। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ए सही परंतु आर गलत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है या माना जा सकता है? भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं विवरण, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। तो यहाँ पर बात की गई है द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। किसे माना जा सकता है? अकबरनामा पर लेखों के संबंधित जो संपादित अंकलन होते हैं या संकलन होते हैं उन्हीं को कहते हैं द्वितीयक स्रोत। क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जैसे अकबर के लेखों के संपादित जो संकलन होंगे उन्हीं को माना जाता है द्वितीयक स्रोत। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, जिसको 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। विश्लेषणात्मक रूब्रिक का अर्थ क्या होता है? प्रदर्शन व वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए किसका प्रयोग होता है? विश्लेषणात्मक रूब्रिक का प्रयोग होता है। अगर जांच सूची की बात करें तो ये दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन के वर्णक होते हैं। अगर समग्र परक रूब्रिक की बात करें तो ये कैसे होते हैं? एकाकी मानक होते हैं किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक होते हैं। तो यहाँ पर कैसा मिलान हो चुका है? ए का जाएगा 1 के साथ। ए का 1 किसमें है? यहाँ पर अनेक ऑप्शन दिए गए, 1 भी दिया गया और 3 भी दिया गया है। ठीक, अगर बात करें बी की, बी का किसके साथ गया था? यहाँ पर थर्ड के साथ। तो थर्ड किसमें है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? क्या ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग का पहलू है? नहीं है, गलत हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ये कैसा है? ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया को विकसित करेगा, यानी कि राइट हो जाएगा यहाँ पर कथन भी। प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण, यानी कि अगर उदाहरण के साथ की बात करें तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू के अंतर्गत आते हैं। ये भी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात की गई है, तंत्र नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, यहाँ पर यह भी कथन कैसा होगा? सही हो जाएगा। बी सी डी किस ऑप्शन में? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 87। कौन से नंबर का? 87 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तथ्यात्मक ज्ञान की बात यहाँ पर की गई है। ठीक, जलवायु और मौसम को परिभाषित कीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन सी हैं? ठीक, आज के समय में महाजनपदों के समय में गांवों की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। वनस्पति जगत, प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बात की गई है तथ्यात्मक ज्ञान की। किसकी? तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा यहाँ पर प्रश्न उपयुक्त होगा? जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं? इसमें भारत के मुख्य मौसम को भी पता चल जाएगा और जलवायु और मौसम की अंतर भी उसमें स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान है, यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। आज के समय और महाजनपद के समय गांव की व्यवस्था के 3 अंतर, इसमें कोई तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर राइट होगा केवल और केवल ए। राइट आंसर होगा केवल और केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 88 नंबर का। कितने नंबर का? 88 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं।
आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो यहाँ पर किसकी बात की गई दोस्तों? आरटीआई एक्ट जो है आपका 2019 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए कौन सी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण भी होता है, ज्ञान की स्थानीय वैश्विक पहलुओं को जोड़ना ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना भी है, बाल स्नेही बाल केंद्रित रीति में सीखना ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी को छोड़कर सभी यहाँ पर राइट दिए गए हैं। तो बी जिन जिन ऑप्शन में कट जाएंगे, ठीक, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। विद्यालयों को उनकी अधिगम संबंधित उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए भी विद्यालयों में आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधित कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए भी आकलन किया जाता है। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए क्या आकलन किया जाता है? नहीं किया जाता है, गलत होगा। अधिगम संबंधित कठिनाइयों से उभरने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा सी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा, केवल ए बी डी। बात करते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अधिगम निष्कर्ष किसकी बात? अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योगात्मक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख करना, गलत होगा। भारत में ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा का अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत या सत्यापित है? बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। भारत के गांव में एक बड़े भाग में बच्चे कुपोषित और व्याख्या कीजिए, यहाँ पर भी ये कथन भी यहाँ पर सही होगा, जो कि संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास करता है। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधा है? ये तो संवेदनशीलता को विकसित नहीं करता है। राइट आंसर कौन कौन से होंगे? बी और सी, सिर्फ और सिर्फ बी सी ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए राइट हो जाएंगे। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।